हाय फ्रेंड्स, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग प्रिपरेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबस्टन। कंबस्टन से पहले हमने बॉयलर फ्लू गैस के बारे में पढ़ा है और बॉयलर फ्यूल के बारे में पढ़ा है, तो कंबस्टन काफ़ी इजी हो जाएगा हमको समझने के लिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसमें यहाँ से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को भी इसमें इंक्लूड किया है, बट वो आपको पहले सॉल्व करने हैं कि अगर आपने ये टॉपिक ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको हेल्प चाहिए तो कोई बात नहीं, इसके सॉल्यूशंस को मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर करूँगा। लेकिन उसके पहले आपको जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके कमेंट करने पड़ेंगे, तो ताकि मुझे लगे कि हाँ आप इंटरेस्टली उसको वॉच कर रहे हो और आप रियल में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि ऐसे केवल प्रिपरेशन नहीं होता है, आपको रियल में अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। इधर आप बुक से पढ़ें या फिर जैसे वीडियो से पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं हीट वैल्यू से। जो हमारा फ्यूल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है जो कि हीट लिबरेट करता है, वैसे तो और भी चीज़ होती हैं जो, लेकिन जो हीट लिबरेट करते हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले कार्बन आता है। और किसी भी फ्यूल को हम उसके कार्बन से ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो है यूटिलाइज हीट जो होती है कार्बन की ही होती है। बाकी हाइड्रोजन की हीट वैल्यू ज़्यादा तो होती है, बट क्या होता है कि वो उससे ज़्यादा तो मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन वो क्या होता है कि हीट को खुद भी यूज़ करता है एज ए लेटेंट हीट के रूप में, तो वो एज ए लॉसेस में भी आ जाता है हमारा। तो ये हुआ, और प्लस उसके बाद हमारा बोल सकते हैं कि हाँ सल्फ़र भी हीट लिबरेट करता है। लेकिन क्या होता है कि वो भी उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे हमारे मटेरियल डिप्लीशन में। हम इसको अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारे आप प्लीज़ ये लास्ट वीडियो को ज़रूर पढ़िएगा, लास्ट के 2 वीडियो को कंबस्टन पढ़ने से पहले, फ्लू गैस और बॉयलर फ्यूल। क्योंकि ये जो है कंबस्टन हमारा, हम पहले ही बताए थे कि कंबस्टन से पहले हम फ्लूगस को पढ़ेंगे, ताकि हम पता चलेगा कि हाँ फ्लूगस के सल्फ़र के क्या कंस्टिट्यूएंट्स है और क्या क्या लॉसेस होते हैं और लॉसेस को कैसे प्रिवेंट करते हैं। ये सब चीज़ें हमें फ्लूगस एनालिसिस में ही पता चलेगी। तो फ्लूगस काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर हमने उसको पढ़ा है तो कंबस्टन तो और भी सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ये तीनों उसकी हीट वैल्यूज़ हैं, और हीट वैल्यूज़ हमें याद होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी केवल परसेंटेज वैल्यू दे देती है और पूछता है कि हाँ उसकी सीवी कितनी है। अगर आपको बोल देगा कि हाँ 90% कार्बन है, 9% तक हाइड्रोजन है, सल्फ़र 0.5% है, रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं, ऐश है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी सीवी क्या होगी। तो हमें उसका सीवी निकालना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें नहीं देगा तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब 10-20 कैलोरी किलो कैलोरी जो है कम ज़्यादा, कहीं कहीं अलग अलग जगह, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं तो कई जगह डिफरेंट मिलती हैं। तो ये जो है इसका जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg और 15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि STP पे हम इसको मेज़र करते हैं। दूसरा आता है हमारा टॉपिक है GCV, यानी कि इसको हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और NCV यानी कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी NCV को बोलते हैं। इसको हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम उसको कैलकुलेट करते हैं जो जो कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि हमारा जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो सल्फ़र है, वो जितने परसेंट में है उसको उस परसेंटेज के हिसाब से उसकी हीट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके हिसाब से जितना परसेंट है, और जो हीट वैल्यू आती है वो पूरा पूरा GCV हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ इसकी GCV है, यानी कि ये उसको हायर कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि हाई CV भी बोलते हैं। लेकिन NCV में क्या होता है, हमने लास्ट अपने वीडियो में भी पढ़ा है कि NCV में क्या करते हैं कि हमारा मॉइस्चर और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मॉइस्चर के कारण जो हमारा हीट लॉस होता है, वो है उस हीट लॉस को 9H2 + M इंटू लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट है 5 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये इसके कारण जो है हमारा जो हीट लिबरेट हुआ, जो अनयूटिलाइज हीट है, हम उसको GCV में से माइनस कर लेते हैं, और वो होता है NCV हमारा। तो आपको लेटेंट हीट अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू है 580 या 584 ले करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स में मिल जाए कि हाँ इसकी GCV इतनी है और NCV कितनी होगी या LCV कितनी होगी। तो आपको बस हाइड्रोजन के परसेंटेज दे दें या मॉइस्चर दे दें, तो आपको उसमें उस हिसाब से लेटेंट हीट नहीं दिया है तो भी आपको लेटेंट हीट याद होना चाहिए। आपके पास एक वैल्यूज़ होनी चाहिए लेटेंट हीट की कि हाँ आप कितनी लेनी है, और आप लिख लीजिए कि हाँ लेटेंट हीट ऑफ द वाटर इज़ दिस मच, latent heat of evaporation of water is this much, so then NCV is equal to this GCV minus of इतना। अभी हमने 9H क्यों लिया है, 9 ऑफ हाइड्रोजन क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जब रिएक्शन हम करते हैं हाइड्रोजन प्लस 0.5 ऑक्सीजन
रिजल्टेंट आता है H2O। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बाई वेट लेते हैं तो मॉलिकुलर वेट की अगर हम बात करें तो दो मॉलिकुलर वेट या मोल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मॉलिकुलर वेट हम बात लेते हैं इसको स्टैंडर्ड में, मोल में भी ले सकते हैं। तो मॉलिकुलर वेट क्या होता है कि हाँ हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 2 इसका आएगा, उसका 2 मॉलिकुलर वेट आएगा। और इसका कितना आता है, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 16। तो यहाँ पर हम 0.5 O2 लिए हैं, यानी कि 16, 32 की जगह हम 16 लेंगे और इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 18। तो 2 मोल कह लीजिए या फिर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमको 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना बनता है हमारा 18 ग्राम ऑफ पानी बनता है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना बनेगा, 9 ग्राम ऑफ पानी बनेगा। तो हमारा यही है 9H2 का, हमारा जितना भी हाइड्रोजन रहेगा उसका 9 टाइम्स ऑफ वाटर बनेगा। तो वो वाटर प्लस मॉइस्चर, मॉइस्चर ये कौन सा मॉइस्चर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इनहेरेंट मॉइस्चर मेल नहीं होता है, क्योंकि सरफेस मॉइस्चर क्या होता है कि हम उसको मान के चलते हैं कि हाँ वो इवापोरेट हो जाएगा। खास करके अगर हम लेते हैं पीएफ बॉयलर की कंसीडर करते हैं कि पीएफ बॉयलर में क्या होता है कि हाँ उसको कन्वे कराते हैं मिल से, तो वहाँ पे पीए का जो पीए एयर सप्लाई करते हैं वो 250 के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो वो क्या होता है कि सरफेस मॉइस्चर है वो तो उड़ जाता है उसके अंदर, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो इनहेरेंट मॉइस्चर होता है वो नहीं उड़ता है, वो जब फ्यूल कंबस्टन होगा तो जाके वो फर्नेस में ही इवॉल्व वहाँ पे इवापोरेट होता है। तो ये नॉर्मली ये इनहेरेंट मॉइस्चर होता है, लेकिन अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको लेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया है तो कहाँ इसका सरफेस मॉइस्चर इतना है और इसका इनहेरेंट मॉइस्चर इतना है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन ये होता है इनहेरेंट मॉइस्चर। ये जैसा हमने लास्ट अपने बॉयलर फ्यूल में डिस्कस कर चुके हैं इसको हम। तो ये GCV और NCV की जगह HCV और LCV भी आपको लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू की। तो ये जो है कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली ये जो है इस पर BOE में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो हमारा क्या होता है कि जो इंडिया में इंडियन कोल हम यूज़ करते हैं या उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, जो भी इंपोर्ट तो क्या इंडियन कोल तो नहीं करते हैं, अफ्रीका या फिर अदर इंडोनेशियन कोल हम करते हैं, या और भी बहुत सारे कोयले हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लेते हैं, US से भी लेते हैं और भी कंट्री से लेते हैं। लेकिन जो इंडियन कोल को हम एवेलुएट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमने ने एक फार्मूला रखा हुआ है कि हाँ इसको किस फार्मूला के हिसाब से इसकी हीट वैल्यू निकाल करके और उसका कॉस्टिंग करते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड एक्चुअली। तो इस पर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये में लास्ट वाला जो है ना इस पर भी आया है, और आई थिंक एक और फार्मूला था इसमें, ये वाले ये दोनों क्वेश्चन आए थे कि हाँ इसमें वैल्यू दी हुई थी कि इसकी NCV और GCV दी हुई थी और इसमें NCV पूछा था, मॉइस्चर दिया था केवल। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हाँ इसमें ये कैसे निकलेगा, क्योंकि नॉर्मली कुछ लोगों ने तो लेटेंट हीट से केवल कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो था एक फार्मूला था उसके थ्रू ही ये निकलेगा। ठीक है, यहाँ लेटेंट हीट से कैलकुलेट करने पे नहीं निकल रहा है, वो गलत हो जाता है। या फिर यहाँ पर ये हाँ ये वाला दिया था, सॉरी फर्स्ट वाला था, एस और मॉइस्चर दिया हुआ था और उसमें उसकी UHV पूछी हुई थी कि UHV उसकी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं, काफ़ी वैल्यू कितनी होती है इसकी वो पूछा हुआ था। तो नॉर्मली एस और मॉइस्चर से हमारे और भी कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं था, ये वाला ही आया था। मुझे याद आ गया कि एस और मॉइस्चर दिया हुआ था, उसका एस इतना है, इतना परसेंट है, और मॉइस्चर इतना परसेंट है, तो उसकी यूज़फुल हीट वैल्यू कितनी होगी। तो नॉर्मली हमको शायद अगर हमने जिसने पढ़ा था वो तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए प्रॉब्लम हो गया था कि हाँ वो कैसे निकालेगा। है तो बहुत आसान, बहुत सिंपल है, लेकिन हमें नहीं पता था उस टाइम पे कि हाँ कैसे करना है। तो ये उसके फार्मूलाज थे, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी क्वेश्चंस में आ जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद करके रखिए, नोट करके रखिए अपनी जगह पे। और दूसरा है ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि हाँ मतलब कैलोरीफिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो बॉम्ब कैलोरीमीटर से करते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है और न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा कि हाँ उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे उसका वर्क करता है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम करेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए अर्जेंट तो प्लीज़ आप पोस्ट ज़रूर करिएगा मेरे यूट्यूब पे, कमेंट बॉक्स हमेशा रेडी रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद हम आते हैं कंबस्टन में, कंप्लीट कंबस्टन और इनकम्प्लीट कंबस्टन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट कंबस्टन पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसमें जो दिया हुआ है इसमें लास्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में TTT के बारे में, टाइम टेम्परेचर और टर्बुलेंस के बारे में। तो ये कंबस्टन के साथ जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है विद ऑप्टिमम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि
जितना भी फ्यूल है उस फ्यूल के लिए हमें एग्जैक्ट कितना अमाउंट ऑफ ये फ्यूल, इतना कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, मेनली ये तीनों हैं, ये कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं अपने रिजल्ट बनाने में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में और वाटर बनाने में, हाइड्रोजन जो है, और सल्फर जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में कितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, लेते हैं, वो स्टोइकोमेट्रिक बताता है कि हाँ उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताती है। तो हमको ऑप्टिमम मतलब कि यहाँ पे हमने लिखा भी लास्ट में कि हाँ सप्लाई ऑफ एक्सेस एयर, ऑप्टिमम से ज़्यादा ही हमको चाहिए, मतलब जितना एग्जैक्ट है उससे हमको ज़्यादा एक्सेस एयर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ये उससे ज़्यादा देना पड़ता है एक्सेस एयर। तो ऑप्टिमम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कंबस्टन एयर विथ क्वांटिटी ऑफ फ्यूल की क्वांटिटी होनी चाहिए। द रिजल्ट विल बी CO2 H2O SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं चाहिए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हमको उतना ही एयर देना है जितना कि हमारा बस ये मेन 3 चीज़ें बने, क्योंकि यह हीट लिबरेट भी करती हैं और वो हीट थोड़ा सा हमारा यूटिलाइज भी होगा, यानी कि कंपनसेट हो जाएगा, जो लॉसेज हैं उसके रूप में कंपनसेट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स कैसे नहीं बनते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फ्लू गैस एनालिसिस में। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ उसको जाकर के देखिए, और सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं तो आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ अदर गैसेस, तो हमको कंप्लीट कंबस्शन के लिए ट्रिपल टी भी चाहिए। ट्रिपल टी के बारे में हमने लास्ट अपने वीडियोज़ में फ्यूल में डिस्कस किया था कि हाँ हमको टाइम, टेम्परेचर और टर्बुलेंस, ये टाइम हमको कि कितने टाइम तक हमारा वो उतने समय तक हमारा फ्यूल जो है जहाँ पे हमारा फायरिंग जोन है उस फायरिंग जोन में होना चाहिए, वहाँ पर फायरिंग जोन में प्रॉपर एयर होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, उस फायरिंग जोन का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि हाँ जो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हो, ताकि वो फ्यूल वहाँ पे जाने पे ऐसा ना हो कि हाँ उसको होल्ड होना पड़े, क्योंकि उसके समय बहुत कम होता है, वहाँ ड्राफ्ट नेगेटिव होता है तो बहुत फ्यूल जाता है और वहाँ से तुरंत स्केप भी हो जाता है। तो उतने ही टाइम में ही वो वहाँ पर अपना इग्निशन टेम्परेचर अचीव करे और कंबस्शन हो जाए, और प्लस टर्बुलेंस यानी कि प्रॉपर एयर और फ्यूल का मिक्सचर होना चाहिए। अगर वहाँ पे एयर इनसफिशियंट है तो वहाँ पर प्रॉपर कंबस्शन नहीं होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जो कि बहुत ही बेकार है, हमारे लिए वर्स्ट है। अगर ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो, क्योंकि वो ना हीट लिबरेट कर पाएगा ज़्यादा, और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में एक बहुत बड़ा बम है कि अगर वो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो वो ज़्यादातर ब्लास्ट करने का कंडीशन क्रिएट करता है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होता है बॉयलर में तो हमारे लिए फेवरेबल किसी भी कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो वो सब चीज़ें हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो एबव फेवरेबल कंडीशन है अगर वो एब्सेंट है, द ऑप्टिमम कंबस्शन ऑफ द फ्यूल विल नॉट बी बर्न प्रॉपरली। तो जो फ्यूल होगा वो प्रॉपर बर्न नहीं होगा, यानी कि अगर एयर कम हो जाता है, टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर जो है यानी वो कम हो जाता है, तो सच कंडीशन अकर ड्यू टू द वेरियस कंडीशन सच एज इनएडिक्वेट एयर सप्लाई। अगर हमारा एयर सप्लाई इम्प्रॉपर मिक्सिंग, यानी कि प्रॉपर एयर और फ्यूल का मिक्सिंग नहीं हुआ है, पुअर फ्यूल प्रिपरेशन, ये ज़्यादातर हमारा फ्यूल प्रिपरेशन हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑयल में होता है। इतना ऑयल फ्यूल होता है कि अगर उसका वो टेम्परेचर अचीव नहीं कर पाता है, अगर वो उसमें फ्यूल का टेम्परेचर जो है वो नहीं है कि हाँ वो प्रॉपर एटोमाइज हो सके, या फिर उसका टेम्परेचर ऐसा ना हो कि हाँ बहुत कम हो तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो, कम ना हो, तो वो क्या होगा, प्रॉपर एटोमाइज भी नहीं होगा और फिर वो प्रॉपर फिर क्या होगा, फ्यूल लॉसेज होंगे। तो हमारा फ्यूल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बॉयलर फ्यूल में, ठीक है। द रिजल्ट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसकी जगह हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो कि हम पहले ही बताए कि हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। कुछ रिएक्शन देखते हैं जो हमारे मेन फ्यूल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इतना हीट लिबरेट करता है, ठीक है। ये किलो जूल में है। तो इसके एटॉमिक वेट से हम बात करेंगे। जो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है सिंगल ओ मॉलिक्यूल का जो होता है वो 16 होता है, यानी कि O2 का 32 हो जाएगा, और रिजल्टेंट जो CO2 बनेगा वो उसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 44। यानी कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको 2.67, हमने 12 से डिवाइड कर दिया सबको, 2.67 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और द रिजल्ट होगा वो 3.67 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। तो हमको 1 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए 2.67 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टोइकोमेट्रिक एयर हमको कितना चाहिए उसके लिए कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमको अगर हमारे फ्यूल दिया हुआ है तो उसके लिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एयर कितना लगेगा प्रॉपर कंबस्टन के लिए। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करें, यानी कि
मैंने जैसा बताया कि हाँ, और 1 kg ऑफ कार्बन, अगर 1 ग्राम की जगह 2.67 ग्राम चाहिए, यानी कि 1 kg ऑफ कार्बन के लिए है, तो उसके लिए 2.67 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, जिसका रिजल्ट होगा 3.67 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन वही सेम 24, कार्बन 12 होता है 24 ग्राम, ऑक्सीजन 32 और कार्बन मोनोऑक्साइड 54, यानी कि 1 ग्राम ऑफ, अगर हम कार्बन के लिए बात करें तो 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और जिसका रिजल्ट अगर अगर हमारा ऑक्सीजन कम हो जाता है तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2.33 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो अगर हमारा इनकम्प्लीट, यानी कि हमने बताया ना कि अगर हमारा एयर कम लग रहा है तो कम कम रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सल्फ़र के लिए बात करें तो 32 होता है मॉलिक्यूलर वेट सल्फ़र का, ऑक्सीजन का भी 32 होता है, और रिजल्ट जो होता है 64 हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि 1 ग्राम ऑफ सल्फ़र के लिए 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, जिसका रिजल्ट 2 ग्राम ऑफ कार्बन सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, और इतना हीट लिबरेट होगा पर केजी में। ये इतना किलो कैलोरी पर केजी है, ठीक है ना, तो ये ग्राम के हिसाब से मत लीजिएगा। यानी कि हम केजी में बात करें तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, यहाँ 4 हाइड्रोजन लिया है, तो अगर हम केजी में बात करें तो 4 kg ऑफ हाइड्रोजन के लिए 32 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और उसका 36 kg ऑफ वाटर बनेगा। तो वही है 1 kg के लिए 8 kg ऑफ ऑक्सीजन और 9 kg ऑफ वाटर बनता है, जो हमने वहाँ पे किया था ना 9H2 प्लस M। तो हम क्या हुआ यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 9 किलोग्राम ऑफ वाटर बनता है, ठीक है। और उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 8, अगर ग्राम में है तो 8 ग्राम, या किलोग्राम में है तो 8 किलोग्राम। स्टोइकोमेट्रिक एयर जो बताया था कि हाँ दिस एयर रिक्वायर्ड द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, लेट अस कंसीडर द फ्यूल ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस विच सो दैट द कार्बन C ग्राम है, हाइड्रोजन H ग्राम है, और सल्फ़र S ग्राम है, और ऑक्सीजन उसमें है फ्यूल में वो भी O ग्राम ऑफ या O kg ऑफ ऑक्सीजन है। अगर हम kg में है तो सब कुछ kg में एक्चुअली दिया हुआ है, तो kg के हिसाब से लेते हैं। सो द स्टोइकोमेट्रिक एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 kg ऑफ फ्यूल के लिए क्या चाहिए, मैंने बताया था कि हाँ अगर 1 kg कार्बन है उसके लिए 2.67 ऑफ kg ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि अगर हमारा C kg है तो 2.67 इंटू C kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। सेम वैसे ही हाइड्रोजन के लिए 1 kg ऑफ हाइड्रोजन के लिए 8 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो H kg ऑफ हाइड्रोजन के लिए 8 इंटू H, और सल्फ़र के लिए 1 kg ऑफ के लिए 1 kg ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि S इंटू 1। तो एज़ पर द अल्टीमेट एनालिसिस ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि हमको जितना भी ऑक्सीजन मिला है, जितना ऑक्सीजन इन सब के कंबस्शन के लिए चाहिए, उसमें से ये ऑक्सीजन पहले से है, तो उस ऑक्सीजन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें उतना ऑक्सीजन कम चाहिए क्योंकि हमारे पास उतना ऑक्सीजन पहले से है। तो O kg ऑफ ऑक्सीजन पहले से है, तो हम क्या कर लेंगे, उसमें से O kg ऑफ ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ईजी है। और हम यहाँ पे उसको उस जो फार्मूला था उसको अगर हम मैनिपुलेट करते हैं तो ये ऐसा आता है, इस फॉर्म में आता है 2.67 ऑफ कार्बन 8 इंटू H माइनस O/8 प्लस S। हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके करने के पीछे कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, लेकिन जो हमारा H माइनस O/8 है वो हमारा बताता है कि ये अवेलेबल हाइड्रोजन हमारे पास इतना है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं H माइनस O/8। इसको करने का केवल एक ही मकसद होता है कि हमारा जितना भी ऑक्सीजन दिया हुआ है और जितना भी हाइड्रोजन है, तो H माइनस O/8 टाइम्स जो है वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो ये हमारे पास अवेलेबल हाइड्रोजन रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी सब इवापोरेट हो जाएगा वाटर के फॉर्म में। तो वो हमारा हाइड्रोजन एक्सेस ऑफ, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ वो हमारे पास हाइड्रोजन एयर। हाँ क्या होता है कि हाँ अगर हम बात करें कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना % ऑफ ऑक्सीजन और कितना % ऑफ नाइट्रोजन है, ये तो हमने ये हमको ये बताता है कि हमको इतना kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ना कि हमारा। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से हम लेते हैं, वो लेते हैं हम एटमॉस्फेयर से। ऐसा तो है नहीं कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के हम कंबस्शन कराते हैं, उस ऑक्सीजन को जो कंबस्शन का ऑक्सीजन चाहिए हम वो लेते हैं एटमॉस्फेयर से। तो उस एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि 23% ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। बाई वेट की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम में 21% होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम वेट में ले रहे हैं, एक्चुअली हम सब kg में कंसिडर कर रहे हैं, तो बाई वेट में 23% ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो हम उसका 100/23 करके निकालेंगे कि हाँ वो इतना हमको ऑक्सीजन हमको एयर में इतना kg ऑफ एयर हमारा मिलेगा, यानी कि हमारा इतना ऑक्सीजन था तो हमारा इतना kg ऑफ एयर चाहिए हमको, ठीक है। ये 23% की जगह इतना kg ऑफ हमको एयर मिलेगा, एयर चाहिए उस फ्यूल को प्रॉपर कंबस्शन के लिए, ठीक है।
अभी क्या है कि हम जैसे बताए थे कि हाँ बट इन प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल एयर इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्लीट कंबस्टन, जैसे बताया था कि हमने कि हाँ जो हम स्टोइकोमेट्रिक एयर सप्लाई करते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है प्रॉपर कंबस्टन के लिए, हमको एक्सेस एयर देना पड़ता है। तो वी नीड द एक्सेस एयर फॉर द कंप्लीट कंबस्टन, क्योंकि क्या होता है कि हाँ प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाता है, और क्या होता है कि हाँ वेट के हिसाब से भी कर रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, टेम्परेचर के साथ थोड़ा ज़्यादा इवोपरेट होता रहता है, तो हमको एयर एक्सेस एयर देना पड़ता है हर पॉइंट पे, क्योंकि वो ऊपर ऊपर होता रहता है, मतलब फ्यूल भी यहाँ पे कंबस्टन बना कार्बन, क्योंकि कार्बन से कार्बन पहले रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वहाँ पर हमको उतना एक्सेस एयर सफिशिएंट चाहिए। अगर हम सफिशिएंट केवल स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ देंगे तो हमारा प्रॉपर कंबस्टन नहीं हो पाता है और प्रॉपर CO2 नहीं बन पाता है पूरा पूरा फ्यूल हमारा। तो हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम हम CO2 को फॉर्म करें। लेकिन अगर हमारा एक्सेस एयर ज़्यादा या कम होता है या ज़्यादा होता है तो क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, वो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। वैसे हमने इसको भी पहले हमने फ्लू गैस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं एक बार और। इफ़ एक्सेस एयर सप्लाइड इज़ मोर देन एज रिजल्ट, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा कि लोअरिंग द फर्नेस टेम्परेचर। हमने ज़्यादा अगर एक्सेस एयर प्रोवाइड कर दिया तो फर्नेस टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि एयर टेम्परेचर कम होता है और उसमें नाइट्रोजन मेन होता है जो कोई काम नहीं करता है इंस्टीड ऑफ फर्नेस को ठंडा करने के, वो हीट केवल लेता है। तो जितना भी हम एयर सप्लाई करेंगे उसमें नाइट्रोजन उतना ही अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रहेगा और वो कुछ काम नहीं करेगा, वो बस फर्नेस को ठंडा करता है। इंक्रीजिंग द हीट लॉस थ्रू द चिमनी, क्या हो जाएगा कि हाँ ड्राई फ्लू गैस लॉसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि फ्लू गैस लॉसेज जो मेजर होता है ड्राई फ्लू गैस लॉस, इसको भी हमने डिस्कस किया है। ड्राई फ्लू गैस हमारे जो लॉसेज होते हैं उन लॉसेज में सबसे ज़्यादा होता है ड्राई फ्लू गैस लॉसेज, 35 से लेकर 840% तक होता है। तो उसको हम बॉयलर में पढ़ेंगे, जब बॉयलर का हम एफिशिएंसी कैलकुलेशन करेंगे ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, तो उसमें देखेंगे कि हाँ ड्राई फ्लू गैस लॉस कैसे निकालते हैं और कितना कितना % होता है लॉसेज। तो वो ड्राई फ्लू गैस लॉसेज क्या होंगे जो बढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा चिमनी के थ्रू निकल जाता है, तो हमारा हीट लॉस बेकार में हो जाता है। एडिशनल ऑक्सिलरी पावर, उस एक्सेस एयर को सप्लाई करने के लिए हमको पी भी पावर बढ़ाना पड़ेगा, प्लस उसको हैंडल करने के लिए हमारा आई भी बढ़ेगा और FD भी बढ़ेगा। तो वो सब चीज़ें भी हमारा ऑप्शन इन रेडिएशन जोन, ठीक है, वहाँ पर अगर हमारा एक्सेस से ज़्यादा है तो रेडिएशन जोन में हीट क्या करता है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, मतलब लॉसेस इनके बीच में हीट, क्योंकि मीडियम की नहीं होने की वजह से टेम्परेचर लोअर साइड में रहता है, तो हमारा रेडिएशन जोन में हीट ट्रांसफर कम हो पाता है क्योंकि फर्नेस ठंडा होता है। उसके बाद हम कहते हैं अगर हमारा लेस एक्सेस एयर है जो स्टोइकोमेट्रिक है, उससे भी अगर हमारा कम एक्सेस एयर है या फिर जितना हमको चाहिए उससे ज़्यादा कम है, तो क्या होगा इंक्रीजिंग फर्नेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हीट लिबरेट ज़्यादा होगा और प्रॉपर उसकी हैंडलिंग नहीं हो पाएगी, और बैड इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंड कंपोनेंट ऑफ द फर्नेस से। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनता है यहाँ पे, जैसे बताया कि हाँ एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा अगर एयर कम है तो। एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम फॉर द सॉलिड फ्यूल एंड मिनिमम फॉर द गैसेस फ्यूल, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो गैसेस फ्यूल में है उसमें क्या प्रॉपर जो मिक्सिंग होती है टर्बुलेंस के लिए, वो जो हम जनरेट करते हैं टर्बुलेंस जो सेकेंडरी एयर से, यानी कि इसको FD एयर भी बोलते हैं, सेकेंडरी एयर या फिर टर्सरी एयर यूज़ करते हैं, तो हमारा मेन वो टर्बुलेंस क्रिएट करता है कि हमारा फ्यूल के साथ एयर मिक्सिंग हो जाए। लेकिन गैसेस फ्यूल में क्या होता है कि वो इजीली मिक्स हो जाता है फ्यूल और एयर, तो हमें वहाँ पर एक्सेस एयर की कम जरूरत पड़ती है इंस्टीड ऑफ सॉलिड फ्यूल के। एक्सेस एयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेस पे करते हैं, CO2 एनालाइजर लगा हुआ है, तो उसका फार्मूला है 7900 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड थियोरेटिकल वैल्यू माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड एनालाइजिंग वैल्यू, ठीक है, और सेम वही इंटू डिवाइडेड बाई एनालाइजिंग वैल्यू ऑफ CO2 इंटू 100 माइनस थियोरेटिकल वैल्यू, जो यहाँ पे ये थियोरेटिकल वैल्यू जो हम CO2 कैलकुलेट कर रहे हैं और कितना CO2 बनेगा और उसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है वो है, यानी कि हम कितना थियोरेटिकली हमारा CO2 बनता है एज अ रिजल्ट आएगा और हमारा कितना CO2 उसमें है, ठीक है। तो मतलब हमारे प्रैक्टिकली कितना हमारा जो एनालाइजर है वो कितना बता रहा है कितना हमारे पास CO2 है, तो वो उसके थ्रू भी निकालते हैं, लेकिन मोस्टली हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं O2 एनालाइजर वाला, O2 डिवाइडेड बाई 21 माइनस O2, क्योंकि हम यहाँ पे क्या होता है कि हम वॉल्यूम के फॉर्म में लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में लेते हैं, जो हमारा फ्लू गैस होता है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक रूप में करते हैं हैंडल, इसलिए हम यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू है ऑक्सीजन की वो 21 वाले लेते हैं इंस्टीड ऑफ 23। तो O2 डिवाइडेड बाई 21 माइनस O2,
यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन आता है कि हमारा ऑक्सीजन 4% आ रहा है, 5% आ रहा है, तो हमारा अगर 4% है तो हमारा 23 से 24% के आसपास हमारा आता है। अगर हम फार्मूला पुट करके देखिए, वैसे आपको इजीली पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। जैसा हम पहले ही बताए थे कि अगर हमें नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, वो कोई एक एज अ इनर्ट गैस काम करता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन में नहीं है। अगर वो रहता भी नहीं भी रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, लेकिन वो रहता है तो क्या करता है कि सिंस इट्स प्रेजेंट इन हैवी अमाउंट इट हेल्प टू कीप द कंबस्टन टेम्परेचर वेरी लो। हमारा फर्नेस टेम्परेचर भी लोअर करता है। इन सर्टेन कंबस्टन इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इसके नॉक्स फॉर्मेशन जो होता है, नॉक्स के जो फॉर्मेशन हैं सच एज N2O, NO, NO2, NO3 और भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बनता है ऑक्साइड्स। तो ये ऑक्साइड्स को भी हम लिमिट कर सकते हैं। कैसे लिमिट कर सकते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है अपने फ्लू गैस में। उसके बाद क्या है कि एफिशिएंट एंड परफेक्ट कंबस्टन कब होगा, जो हमारा थ्रू आउट फ्यूल मिक्सिंग होगा एयर के साथ, ऑप्टिमम फ्यूल एयर रेशियो होगा, यानी कि हमारा जितना रिक्वायरमेंट है फ्यूल के साथ एयर रेशियो, वो ऑप्टिमम कैलकुलेशन के बाद पता लगेगा कि हम ऑप्टिमम कितना, मतलब हमारा 7 kg 1 kg ऑफ फ्यूल के लिए 7 kg चाहिए या 6 kg 6.5 kg चाहिए। एक्सेस एयर के साथ कितना आएगा। हम एक्सेस एयर भी हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सेस एयर उतना ही करना है जितना हमारा प्रॉपर CO2 बन सके। ज़्यादा एक्सेस एयर देने का मतलब हम एफिशिएंसी को डाउन कर रहे हैं अपने। रेडी टू एक्यूरेट रिस्पॉन्स ऑफ द फर्नेस टू फीड लोड डिमांड, मतलब हमको जितना हमारा डिमांड है, फ्यूल का डिमांड है, उस उतना वो स्टेडी होना चाहिए एफिशिएंट कंबस्शन के लिए, और उसके हिसाब से एयर भी सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। कंटिन्यूअस एंड रिलायबल इग्निशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है। एडिक्वेट कंट्रोल ओवर पॉइंट फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एस व्हेन कोल इज इन द फ्यूल, मतलब हमको एडिक्वेट कंट्रोल होना चाहिए कि हमारा फ्यूल जो फॉर्मेशन हो रहा है और उसका जो एस एक्यूमुलेशन हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि हमारा उसको प्रॉपर हैंडलिंग का प्रोसेस होना चाहिए, तभी हो पाएगा। अगर हम फ्यूल का एस नहीं निकालते जाएंगे तो बॉटम इसके ऊपर वो बढ़ता जाएगा, या फिर हमारा अगर CFBC या ABC बॉल रहा है तो वो ड्रेन करना पड़ेगा हमको या निकालना पड़ता है। एक्सेस एयर शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल विदाउट मच CO, हमको उतना ही रखना है जितना कि CO फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम CO2 हो, लेकिन बस मिनिमम रखना है, रखना तो है लेकिन वो मिनिमम रखना है। फ्लू गैस शुड बी मैक्सिमम CO2 मैक्सिमम एंड O2 इन द फ्लू गैस शुड बी मिनिमम। हमारा CO2 ज़्यादा रहे और O2 कम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। O2 हमारा 2 भी चल रहा है लेकिन हमारा CO2 जो है प्रॉपर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंबस्टन एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो कंबस्टन इट्स द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंबस्टन रिएक्शन एंड डिफाइंड एज अ फॉलो, कि हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंबस्टन ऑन हीट कंटेंट इन द फ्यूल, कितना वो हीट रिलीज होता है, वो कैसे निकालेंगे हम इसको जब हम आएंगे ना बॉयलर में। वैसे हम ऐसे अगर हम रफली बात करें तो हमने हमारा जो फ्यूल है हमने बर्न किया, उसमें बॉटम एस और फ्लाई एस में जो हमारा कोल लॉस हो गया उसका हीट वैल्यू जो हमारा होता है वो अल्टीमेटली लॉस होता है, तो उसकी जो हीट वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करने के बाद उसको हम निकालेंगे, हाँ वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फ्यूल वाले में से, तो वो हुआ हमारा रिलीज़ वाला कि हमने हीट रिलीज़ कितना किया। और अगर हम मान ली 5000 GCV कोयला है, उनमें से अगर हमारा बॉटम एस और फ्लाई एस में जो फ्यूल गया जो अनबर्न रहा या फिर हमारा CO फॉर्मेशन में जो गया हीट लॉस हुआ, उसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और कितना हीट रिलीज़ करना चाहिए वो हमारा कंबस्टन एफिशिएंसी को बताता है, ठीक है। और कंबस्टन एफिशिएंसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ CO2 प्रेजेंट इन अ फ्लू गैस इंटू 100 बाई अल्टीमेट CO2 प्रेजेंट इन द 100% कंबस्टन। सेम वही फार्मूला है, मतलब वही चीज़ है कि हमारा CO2 कितना बना और कितना हमको बनना चाहिए, चीज़ वही है। एक्सप्लोजिव कंबस्टन क्या होता है, इफ़ अ गैसियस फ्यूल एयर मिक्सचर प्रिपेयर्ड फॉर कंबस्टन कम्प्लीटली फिल इन अ पार्शियल वॉल्यूम पर्टिकुलर वॉल्यूम एन इग्निशन सोर्स विल बी ट्रिगर्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन propagation at the higher temperature high rate at all of the volume the result will the sharp increase of temperature। मतलब अगर हमारा किसी भी कन्फाइंड स्पेस में जो पर्टिकुलर वॉल्यूम स्पेस में हमारा फ्यूल और गैसेस फ्यूल जो है मिक्सचर बन चुका है, अगर हम सॉलिड फ्यूल की बात करें जहाँ पे एक कन्फाइंड स्पेस हमारा बॉयलर के अंदर हमारा CO फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर हमारे जहाँ पे गैसेस फ्यूल यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारा एक एक्यूमुलेशन हो रहा है गैसेस फ्यूल का ज़्यादा, और सडन हमारा वहाँ पर हम एयर सप्लाई के साथ फ्यूल को ट्रिगर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अगर वॉल्यूम उसकी ज़्यादा है फ्यूल की तो वो एक्सप्लोजिव कंबस्टन है, वो एक अचानक एक्सप्लोड करेगा और वो बॉयलर को भी
हमारे जो फर्नेस है उसको भी एक्सप्लोड कर देगा। लेकिन हमको जितना हम इसलिए हम पर्जिंग भी करते हैं, ताकि अगर हमारा वहाँ पर फ्यूल प्रिपेयर्ड है, वहाँ पर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर एक जितना अमाउंट फर्नेस में होना चाहिए उससे ज़्यादा फ्यूल अगर वहाँ पर है, एक्सेस में है, तो वो हम फर्नेस से निकाल लें। इसलिए हमारा जब भी हमारा फर्नेस बॉयलर बंद होता है तो हम अपना बॉयलर शट डाउन होता है या ऑफ होता है तो हम पर्ज करते हैं बॉयलर को, या फिर हमारा स्टार्टअप करने से पहले भी हम उसको पर्ज करते हैं। क्योंकि अगर उस जगह पे हैवी अमाउंट ऑफ फ्यूल है, जो एक्सप्लोजिव मिक्सचर है वहाँ पर, और हम वहाँ पर फ्यूल को फायर करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो वो एक्सप्लोड होना ही होना है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसको आप आराम से पढ़िएगा, क्या है बहुत इजी है। ये तो आप तीनों आराम से कर लोगे। कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने का, नहीं कर पाते हैं तो मैं इसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करूँगा, लेकिन सॉल्व जरूर करिएगा और इसके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं पता चले कि हाँ आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप कमेंट में नहीं डालते हो या फिर आप पर्सनली मैसेज नहीं करते हो तो मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको सोल्यूशन नहीं पता है तो मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैसेज ज़रूर करिएगा आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स है, इसको पढ़िए आराम से और सॉल्व करिए और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और जो भी आपके पास बुक्स है उसके कांटेक्ट में भी रहिए। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।